नमस्कार दोस्तों, थिंक गाइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम दृष्टि आईएएस के एथिक्स विषय पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम नैतिक संशय और दुविधा यानी एथिकल डायलेमा इस पर चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। नैतिक दुविधा क्या है, उसके प्रकार से, व्यक्तिगत लाभ बनाम नैतिक विकल्प और नैतिक मूल्यों में दुविधा। अब व्यक्तिगत लाभ बनाम नैतिक विकल्प में हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि हम किसी व्यक्ति का कोई कार्य सरकारी पद पर रहते हुए कर सकते हैं, लेकिन हम केवल इस वजह से नहीं कर रहे कि हमें कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं मिल रहा उससे। तो ऐसे विषय में, ऐसे टॉपिक में हम व्यक्तिगत लाभ बनाम नैतिक विकल्प को देखेंगे। फिर नैतिक मूल्यों में दुविधा देख सकते हैं। नैतिक मूल्यों में दुविधा का टॉपिक ऐसा हो सकता है कि अगर दो ऑप्शन है हमारे पास, एक ऑप्शन नैतिक है और एक ऑप्शन, ज़रूरी नहीं कि हम किसी कार्य को करें, लेकिन हमारी नैतिकता कहती है कि हमें उस कार्य को करना चाहिए, उस व्यक्ति की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन हम उस व्यक्ति की हेल्प नहीं करते हैं। तो इस टॉपिक को हम नैतिक मूल्यों में दुविधा के अनुसार देख सकते हैं। फिर विवेक का संकट। अब विवेक के संकट में हम क्या चीज़ें देख सकते हैं कि किसी चीज़ में हम विवेक नहीं लगा पा रहे, हम सोच नहीं पा रहे कि हमें क्या इसको कैसे करना चाहिए, या फिर हमें दिक्कत आ रही है, हमारे पास 3-4 ऑप्शन है और उस ऑप्शन को चूज़ करने में हमें दिक्कत आ रही है, या फिर हमें ये नहीं पता चल पा रहा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो उस टॉपिक को हम विवेक के संकट में देख सकते हैं। सरकारी संस्थाओं में नैतिक दुविधाएं। अब सरकारी संस्थाओं में नैतिक दुविधा कैसे हो सकती है कि ऊपर से कोई ऑर्डर आया, अब हमारे हाथ में है कि उस ऑर्डर को हमें पास करना है या नहीं करना है। अब ऐसे में हमें दुविधा हो रही है कि अगर पास नहीं करते तो इसके कुछ अलग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और पास कर रहे हैं तो ये हमारे नैतिक कर्तव्यों और सरकारी संस्थाओं में रहते हुए हमारे पद के दुरुपयोग तक की बात हो सकती है। तो ऐसी चीज़ें भी सरकारी नौकरी में व्यक्तियों को सामना करनी पड़ सकती हैं। तो सरकारी संस्थाओं में नैतिक दुविधा, इस टॉपिक को हम इस तरीके से देख सकते हैं। निजी संस्थाओं में नैतिक दुविधाएं, जिसमें हम मालिकों की दुविधाएं और कर्मचारियों की दुविधाएं देख सकते हैं। अब मालिकों की दुविधाएं क्या हो सकती है कि मालिक को काम कराना है, तो मालिक को काम कराना है, उसके हिसाब से उसको मुनाफा कमाना है। अब कोई व्यक्ति है, अब वो बीमारी रहता है ज़्यादातर, लेकिन बीमारी तो एक अलग कारण होती है, बीमारी से हम किसी को निकाल नहीं सकते बीमारी की वजह से। तो अब ऐसे में मालिक के लिए भी, उसको भी घाटा हो रहा है और वो किसी और व्यक्ति को काम में नहीं रख पा रहा है, तो उसकी ये नैतिक दुविधा हो रही है। कर्मचारी की नैतिक दुविधा क्या है कि कर्मचारी की नैतिक दुविधा ये है कि वो अगर ज़्यादा टाइम तक अपनी नौकरी पे नहीं जाता है तो उसको तनख्वाह मिलना बंद हो सकती है, या फिर उसका जो जीवन यापन है उसमें दिक्कत आ सकती है। दूसरी चीज़ें ये हो सकती है कि 2-3 कर्मचारी हैं, तो किसी कर्मचारी ने कोई गलत अनैतिक कार्य किया है, लेकिन आपका घनिष्ठ मित्र है, इस वजह से आप क्या कर रहे हैं, उसकी शिकायत नहीं कर पा रहे हैं, तो कर्मचारियों के लिए भी ये नैतिक दुविधाएं होती हैं। लेकिन ओवरऑल क्या नुकसान हो रहा है, कंपनी का नुकसान हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें निजी संस्थाओं में नैतिक दुविधाएं टॉपिक में हम देख सकते हैं। वैश्वीकरण का युग और नैतिक दुविधा। ग्लोबलाइजेशन और नैतिक दुविधा में हम क्या देख सकते हैं कि हमारे कुछ नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, हर एक व्यक्ति के कुछ निजी इंटरेस्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जब ग्लोबलाइजेशन का युग है और नैतिक दुविधा, उसमें हम क्या देखते हैं कि अलग अलग जगह के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे यूरो स्टैंडर्ड्स हुए। तो ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ के यूरो और यूएस जैसे स्टैंडर्ड्स होते हैं। यूएस के अलग स्टैंडर्ड है, यूरोपियन यूनियन के अलग स्टैंडर्ड है, अफ्रीकन कंट्रीज़ के अलग स्टैंडर्ड है, पुअर कंट्रीज़ के अलग स्टैंडर्ड है, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़ के, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ के अलग स्टैंडर्ड है। तो क्या है कि हम जब किसी सामान को या प्रोडक्ट को बेचते हैं या दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट कहीं पर रिजेक्ट हो जाता है, तो कहीं पर उसको आड़े हाथों तुरंत ले लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वैश्वीकरण का युग है और उसकी नैतिक दुविधाएं हैं। तो इसको हम, ऐसे टॉपिकों को हम इस टॉपिक के अंतर्गत देख सकते हैं। नैतिक दुविधाओं का समाधान कैसे होना है। अब क्या चीज़ें हैं कि बहुत सारी नैतिक दुविधाएं उत्पन्न हो गई हैं हमारे सामने बहुत सारे विकल्प आ गए हैं, बहुत सारे टॉपिक खड़े हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, उनका समाधान देखना है। तो हम इस हेडिंग के अंतर्गत उन सारे समाधानों को देख सकते हैं। निजी जीवन में नैतिक दुविधाएं और उनका समाधान। तो ये सारे पिछले जितने टॉपिक हैं,
उनको अगर हम निजी जीवन से रिलेट करके देखें तो हर जगह निजी जीवन में कहीं ना कहीं नैतिक दुविधाओं का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है और उनका समाधान भी देखना पड़ता है। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। दुविधा उस स्थिति को कहते हैं जब किसी व्यक्ति के पास दो या अधिक विकल्प हों और वे विकल्प एक दूसरे से पूर्णतः अलग, अर्थात उन्हें साथ साथ ना चुना जा सकता हो, परंतु किसी एक विकल्प को चुनना अनिवार्य हो, अर्थात निर्णय को टाला ना जा सकता हो, और सारे विकल्प ऐसे हों कि किसी को भी चुनकर पूर्ण संतुष्टि मिलना संभव न हो। उल्लेखनीय है कि सभी दुविधाएं नैतिक दुविधाएं नहीं होती। उदाहरण के लिए एक बच्चे के पास अगर 5 रुपये हैं और वह उस रुपये से या उस पैसे से या तो आइसक्रीम खरीद सकता है या खा सकता है या समोसा, तो यह दुविधा नैतिक दुविधा नहीं होती। नैतिक दुविधा में विकल्पों में से कम एक पक्ष नैतिकता से संबंधित होता है, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों विकल्प अलग अलग नैतिक मूल्यों पर आधारित हो। नैतिक दुविधा उस स्थिति को कहते हैं जिसमें व्यक्ति के समक्ष निर्णय लेते समय दो या दो से अधिक विकल्प उपस्थित हो और विकल्प एक दूसरे से भिन्न हो तथा व्यक्ति का निर्णय लेना अनिवार्य हो एवं एक ही विकल्प का चयन करना हो। नैतिक दुविधा में कोई एक अथवा अधिक विकल्प नैतिकता से अवश्य जुड़े रहते हैं। नैतिक दुविधाएं चिकित्सा और आपराधिक न्याय क्षेत्रों, सामाजिक कार्य, मनोविज्ञान जैसे क्षेत्रों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में नैतिक दुविधाएं उत्पन्न होती रहती हैं। इसके अलावा अधिकांश सरकारी कर्मचारियों को जनता के साथ काम करते समय आम दुविधाओं को हल करने के लिए नैतिकता का प्रशिक्षण लेना पड़ता है। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में हुई प्रगति ने भी नैतिक दुविधा को बढ़ाया है, जैसे मानव जीनोम परियोजना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन जीनोम इत्यादि। इस आधार पर हम नैतिक दुविधा के दो भेद देख सकते हैं। पहला, व्यक्तिगत लाभ बनाम नैतिक विकल्प। ऐसे विकल्पों में नैतिक दुविधा यह होती है कि व्यक्ति अपने लिए फ़ायदेमंद विकल्प को चुने या उसे जो उसके लिए फ़ायदेमंद ना होकर भी नैतिक है। जैसे किसी प्रशासक को एक सड़क परियोजना का अंतिम फैसला करना है। दो विकल्पों में से एक वह सड़क है जो उसके माता पिता के घर के नज़दीक से गुजरती है और उनके लिए फ़ायदेमंद है। दूसरी सड़क किसी और इलाके की है किंतु उसके निर्माण से अधिक व्यक्ति लाभान्वित होंगे। यहाँ व्यक्तिगत लाभ व सामाजिक हित में से किसी एक को चुनने की नैतिक दुविधा है। दूसरा है विभिन्न नैतिक मूल्यों में दुविधा। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला देख सकते हैं, अधिकारी के आदेश को महत्व दिया जाए या जनता के फायदे को, यदि दोनों अलग अलग हैं तो। दूसरे में हम क्या देख सकते हैं, कानून में कोई ऐसी बात है जो कर्मचारी विशेष के धार्मिक मूल्य से मेल नहीं खाती, अब वह धार्मिक मूल्यों को चुने या कानून को। तीसरा क्या है, एक अधीनस्थ कर्मचारी जो कि बेहद गरीब है, किसी से घूस मांगते हुए पकड़ा गया है। अब शिकायत आपके पास आई है, अगर कार्रवाई करेंगे तो उसकी नौकरी छूटेगी तथा उसके बच्चों की शिक्षा दांव पर लग जाएगी। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो भ्रष्टाचार के बढ़ने की संभावना बनेगी। दो नैतिक मूल्यों करुणा कंपैशन और कर्तव्यनिष्ठा के बीच इस दुविधा में आप किसे चुनेंगे। विवेक का संकट, क्राइसिस ऑफ कंसाइंस। विवेक का संकट से तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जब हम यह फैसला नहीं कर पाते कि कौन सा कृत्य सही है और कौन सा गलत, अर्थात सही के रूप में किसी एक पक्ष को चुनना संभव नहीं हो पाता। दूसरे शब्दों में कहें तो विवेक का संकट उस स्थिति को कहते हैं जब अंतरात्मा दो परस्पर विरोधी मूल्यों या विकल्पों में से किसी एक के पक्ष में ठोस निर्णय न दे सके। यह उस समय नैतिक दुविधा को दर्शाता है जब किसी एक के पक्ष में निर्णय लेते समय दूसरे पक्ष के साथ अनैतिक हो जाने का डर हो। उदाहरण के लिए, यदि कोई गरीब भूखा बच्चा किसी दुकान से बिस्किट का एक पैकेट चुरा लेता है और उसे ऐसा करते हुए मेरे अलावा किसी ने न देखा हो, तो यदि मैं यह सब दुकानदार को बता देता हूँ तो बच्चा भूखा भी रहेगा और संभव है उसकी पिटाई भी हो जाए, तथा यदि मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मैं चोरी देने में सहायक हो जाता हूँ और शायद भविष्य में भी उस बच्चे को इस प्रकार के कृत्य को करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। निर्णय लेने की यही दुविधा विवेक का संकट है। सरकारी संस्थानों में नैतिक दुविधा, एथिकल डायलेमास इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। लोक प्रशासन में अधिकारियों को समय समय पर विभिन्न चुनौतियों व समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
दो मूल्यों के मध्य किसी मूल्य को प्राथमिकता दी जाए को लेकर टकराव हो जाता है तो कभी व्यक्तिगत और सार्वजनिक हित के मध्य द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार विभिन्न चुनौतियों में से एक नैतिक दुविधा है। सरकारी संस्थानों में उत्पन्न होने वाली प्रमुख नैतिक दुविधाएं निम्नलिखित हैं। पहला, शासकीय सेवकों के लिए रिश्वत लूं या ना लूं, व्यक्तिगत लाभ बनाम नैतिकता। कार्यालय की किसी संपत्ति, कार्य, फोन का व्यक्तिगत हित में प्रयोग करूं या नहीं। अगर कार्यालय में कोई अन्य व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहा है तो आगे बढ़कर उसकी शिकायत करूं या नहीं। अगर अपने व्यक्तिगत काम के लिए कार्यालय से बाहर जाना पड़े तो उतने समय की औपचारिक छुट्टी लूं या नहीं। अगर कोई कर्मचारी भ्रष्ट है जिसे मैं निलंबित कर सकता हूं, हालांकि मेरे पास कोई औपचारिक शिकायत नहीं आई है, मैं खुद उसे रिश्वत लेते हुए मैंने उसे देखा है और मैं जानता हूं कि वह गरीब है और जटिल पारिवारिक जिम्मेदारियों से घिरा है, तो मुझे अपनी ओर से कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं। मुझे अपने विभाग के मंत्रियों तथा राजनीतिक नेताओं से सकारात्मक संबंध बनाने चाहिए या नहीं। ऐसे संबंध का लाभ पदोन्नति या किसी अन्य रूप में प्राप्त हो सकता है, हालांकि कहीं ना कहीं उसके अनुसार कोई अनैतिक कार्य करना होगा। एक निजी कंपनी बार बार संकेत करती है कि मैं रिटायर होने के बाद 2 वर्ष बाद रिटायर होना है, 4 गुना वेतन के साथ उसकी कंपनी को ज्वाइन कर सकता हूँ, बशर्ते कि मैं कुछ अनौपचारिक लाभ अभी या बाद में पहुँचाऊँ। मुझे उसके प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए या नहीं। निजी संस्थानों में नैतिक दुविधाएं, एथिकल डायलेमाज इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। मालिकों की दुविधाएं, डायलेमाज ऑफ ओनर्स। स्टाफ को ओवरटाइम जैसे आर्थिक सुविधाएं दी जाए या नहीं। बाज़ार की स्थिति ऐसी है कि बेरोज़गारी अधिक है और ओवरटाइम नहीं भी देंगे तो भी कर्मचारी असुरक्षा के कारण मांग नहीं करेंगे। किंतु नैतिक पक्ष यह है कि अगर अतिरिक्त समय कार्य कराया गया है तो अतिरिक्त वेतन या ओवरटाइम दिया जाना चाहिए। कंपनी का लाभ अधिकतम स्तर तक ले जाने की कोशिश की जाए या इस पक्ष को सीमित रखते हुए सामाजिक दायित्व निभाने पर विशेष बल दिया जाए। जैसे एक कंपनी के पास 2 तकनीकी विकल्प हैं, तकनीकी का प्रयोग करने से उनका 2% लाभ बढ़ता है किंतु आसपास के पर्यावरण को 2% से अधिक नुकसान होता है। तकनीकी खास से पर्यावरण को हानि नहीं होती परंतु उसकी लागत अधिक है, तब कंपनी को क्या करना चाहिए। तीसरा, अगर कर्मचारियों के हितों और व्यापक सामाजिक हितों में अंतर विरोध हो तो किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जैसे कंपनी आर्थिक रूप से समृद्ध है और हर कर्मचारी के केबिन में वातानुकूलन यंत्र लगवा सकती है, एसी लगवा सकती है, तो ऐसा करने में उसे झिझक भी नहीं है। किंतु उस इलाके में बिजली की आपूर्ति काफ़ी कम है और यहाँ इतने वातानुकूलन यंत्र यानी एसी चलाने का मतलब है कि कई घरों में पंखा भी नहीं चलेगा। ऐसे में किनके हितों को वरीयता दी जानी चाहिए। अगर 2 कर्मचारियों में से एक अधिक योग्य किंतु कम नैतिक है, जिसके बिना कार्यालय की परियोजनाएं पूरी नहीं हो पाती, जबकि दूसरा बेहद ईमानदार किंतु कुछ कम योग्य है, तो इनमें से किसके कार्य या महत्व को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कर्मचारियों को चुनते समय सिर्फ योग्यता को महत्व दिया जाए या सामाजिक न्याय जैसे नैतिक पक्ष का भी ध्यान रखा जाए। क्या ग्राहक को अपने उत्पादों की सारी अच्छाइयाँ व कमियां ईमानदारी से बताई जाएं, विशेषता तब जब आपके प्रतिस्पर्धी इतने ईमानदार ना हों। क्या कंपनी को सभी कर ईमानदारी से चुकाना चाहिए, विशेषता तब जब प्रतिस्पर्धी कंपनियां बड़े पैमाने पर कर चोरी करती हों और इस वजह से अपने उत्पादों की लागत कम करके उन्हें बाज़ार में कम दाम में बेचने में समर्थ हों। कर्मचारी की दुविधाएं, डायलेमाज ऑफ एम्प्लॉयज़। अपना हित बनाम कंपनी का हित पहला नंबर। दूसरा नंबर, अच्छा काम बनाम उच्च कर्मियों के साथ संबंध। तीसरा, अगर प्रतिस्पर्धी कंपनी कोई ऐसा प्रस्ताव दे जिसमें आर्थिक लालच ज़्यादा हो और वह प्रस्ताव इसलिए दिया जा रहा हो कि ईमानदारी कि यह कर्मचारी इस कंपनी के अस्तित्व के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो कर्मचारी को अपनी निष्ठा किसके साथ या किसके प्रति रखनी चाहिए। अगर प्रतिस्पर्धी कंपनी, कॉम्पिटिटिव कंपनी, कोई ऐसा प्रस्ताव दे
जिसमें आर्थिक लालच ज़्यादा हो, ज़्यादा पैसा दे रही हो या फिर ऐसी कोई पोस्ट दे रही हो, और वह प्रस्ताव इसलिए दिया जा रहा हो कि वह कर्मचारी इस कंपनी के अस्तित्व के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो कर्मचारियों को अपनी निष्ठा किसके प्रति रखनी चाहिए। चौथा, कंपनी का फ़ायदा बनाम समाज का फ़ायदा। कई बार अपने कार्य क्षेत्र में यह परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि कंपनी के लिए कोई वस्तु अथवा निर्णय लाभप्रद होने पर वह समाज के लिए हानिकारक होता है। जैसे किसी गुटखा बनाने वाली कंपनी के उत्पाद का प्रचार प्रसार करना। इससे कंपनी के उत्पाद की बिक्री होने पर कंपनी की आय में तो वृद्धि होगी, परंतु समाज में इन उत्पादों का सेवन करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के साथ ही सामाजिक व्यवस्था में अस्थायित्व उत्पन्न हो सकता है। दुविधा का समाधान, सॉल्यूशन ऑफ डायलेमा। हम अपने जीवन में कई नैतिक और अनैतिक समस्याओं का सामना करते हैं। उनमें से ज़्यादातर समस्याएं अपेक्षाकृत सरल समाधानों के साथ आती हैं। दूसरी ओर नैतिक दुविधाएं बेहद जटिल चुनौतियां हैं जिन्हें आसानी से हल नहीं किया जा सकता है। अतः नैतिक दुविधाओं के समाधान खोजना निजी और सार्वजनिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग सभी व्यक्ति व्यक्तिगत, सामाजिक और पेशेवर सहित अपने जीवन के लगभग हर पहलू में नैतिक दुविधा का सामना कर सकते हैं। इन नैतिक दुविधाओं का समाधान निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है। लोक प्रशासन में नैतिक दुविधाओं का समाधान, निश्चित कानून के आधार पर निर्णय, कानून के अभाव में नियम या विनियम के आधार पर निर्णय। विवेक शक्ति की उपस्थिति, मूल्यों में संघर्ष हो सकता है, अधिक व्यापक तथा महत्वपूर्ण मूल्यों को महत्व दिया जा सकता है। निर्णय के क्या परिणाम होंगे, इसमें हम देख सकते हैं परिणामों की कीमत समुचित है भी या नहीं। पूर्व के अधिकारियों ने ऐसे मामलों पर क्या निर्णय लिया था, तो वरिष्ठ अधिकारियों से ये सलाह की जा सकती है। सामूहिक बुद्धिमत्ता पर आधारित सुझाव लिए जा सकते हैं। पहले नंबर पर हम देखेंगे, यह देखना चाहिए कि कोई निश्चित कानून है। अगर कानून है किंतु पर्याप्त नहीं है, तो देखना चाहिए कि उसके संदर्भ में कोई नियम या विनियम है या नहीं। अगर इन सभी को मिलाकर पढ़ने से यह स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में अधिकारी का एक ही निश्चित कर्तव्य बनता है, तो व्यक्ति को कर्तव्य पालन करना चाहिए, चाहे वह व्यक्तिगत मूल्यों के खिलाफ हो। जैसे अगर कानून में स्पष्ट लिखा है कि भ्रष्टाचार की हर शिकायत को लिखित रूप में ऊपर भेजना अधिकारी की जिम्मेदारी है, तो इसका उल्लंघन होने पर उसे भी भ्रष्टाचार में शामिल माना जाएगा। तो उस कर्मचारी की व्यक्तिगत स्थितियां कैसी भी हों, उसकी शिकायत ऊपर भेजी जानी चाहिए। हालांकि जांच में आपसे पूछे जाने पर आप यह संकेत कर सकते हैं कि उस व्यक्ति में सुधार की संभावना है। इसके अतिरिक्त उस व्यक्ति की व्यक्तिगत रूप से सहायता भी की जा सकती है। दूसरा, अगर निर्णय में विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है, तो कुछ अन्य प्रतिमानों को आधार बनाया जाना चाहिए। जैसे अगर दो मूल्यों में संघर्ष है, तो देखना चाहिए कि कौन सा मूल्य अधिक व्यापक या महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, मित्र की सहायता और बेहतर समाज निर्माण के द्वंद्व में सामाजिक जिम्मेदारी प्राथमिक होगी। परिवार से जुड़े मूल्यों से ज़्यादा महत्व देश से जुड़े मूल्यों को मिलना चाहिए। इस बात पर विचार करना चाहिए कि कौन से निर्णय के क्या परिणाम होंगे और उन परिणामों के लिए जो कीमत चुकाई जाएगी वह समुचित है या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर इस अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा रिश्वत मामले में विवेकाधीन शक्ति है, तो देखना होगा कि शिकायत करने पर कार्यालय की कार्य संस्कृति को कितना फ़ायदा होगा और उस व्यक्ति के परिवार को कितनी हानि होगी। अगर दोनों पक्ष में अंतर बहुत अधिक है, तो नियम की जगह परिणाम सापेक्षवादी दृष्टिकोण को अपनाना उचित होगा। अधिकारी को यह जरूर देखना चाहिए कि उससे पहले के अधिकारियों ने ऐसे मामलों में क्या निर्णय लिए थे व उसके पक्ष में क्या तर्क दिए थे। इससे कुछ ऐसे सुझाव मिल सकते हैं जो सामूहिक बुद्धिमत्ता पर आधारित होंगे। इसके अलावा अगर उसे कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की निर्णय क्षमता या परिपक्वता में विश्वास हो, तो उनसे भी सलाह लेनी चाहिए ताकि कोई पहलू अनछुआ न रह जाए। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि नैतिक दुविधा में निर्णयन एक जटिल प्रक्रिया है। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि नैतिक दुविधा में निर्णय लेना एक जटिल प्रक्रिया है। ऐसे में संगठनात्मक मापदंडों की जागरूकता और एक व्यक्तिनिष्ठ या व्यवस्थित निर्णय लेने की विधि लागू करने से निर्णय प्रक्रिया सरल हो जाती है।
तो ऐसे में हम क्या चीज़ें देख सकते हैं, जो संगठन के मापदंड हैं उसकी जागरूकता और एक व्यवस्थित निर्णय लेने की विधि लागू करने से जो निर्णय की प्रक्रिया है वो सरल हो जाती है। प्रशासन और राजनीति में नैतिक दुविधा का प्रबंधन लोक कल्याण को बढ़ावा देता है और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने में सहयोग करता है। वर्तमान वैश्वीकरण का युग और नैतिक दुविधा। वैश्वीकरण की प्रक्रिया गरीबी न्यूनीकरण में तीव्रता और उच्चतर विकास दर के रूप में लाभ के साथ साथ बढ़ती असमानता और संसाधन कुप्रबंधन के रूप में हानि दोनों से संबंधित है। वैश्वीकरण ने न सिर्फ संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को बल्कि राजनीति, समाज और संस्कृति को भी प्रभावित किया है। वस्तुतः वैश्वीकरण के इस युग में राज्य की भूमिका बदल गई है, अर्थात आर्थिक उदारीकरण, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ने जहां एक ओर राज्य की भूमिका को कम किया है, वहीं दूसरी ओर निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ा भी दिया है। निजी उद्यमों द्वारा लाभ को अधिक से अधिक बढ़ाने का मूल उद्देश्य हमेशा व्यापक सामाजिक सरोकारों के साथ मेल नहीं खाता। वैश्वीकरण ने समाज के एक वर्ग को, जो कि वैश्वीकरण द्वारा प्रदत्त आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम नहीं हो पाया, हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। यहाँ नैतिक दुविधा एक ही समय में लाभ के अलावा कानून के शासन के अनुपालन के साथ लोगों की मदद में समानुभूति और संवेदना प्रकट करने की आवश्यकता को लेकर है। इसके अतिरिक्त वैश्वीकरण के युग में उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा मिलने के कारण मूल्यों में ह्रास और स्वार्थवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है, जिसके कारण व्यक्तियों में करुणा, आत्मसंयम जैसे मूल्यों में कमी आई है। फलतः नैतिक व्यवस्था में अस्थायित्व उत्पन्न हुआ है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला है। यह प्रतिस्पर्धा का लाभ कंपनी ने उठाया है। प्रतिस्पर्धा के कारण कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन और बेहतर कार्य संस्कृति का अभाव जैसी समस्याएं देखने को मिली हैं। अतः कर्मचारियों का हित और कंपनी का हित जैसी नैतिक दुविधाएं सामने आई हैं। निजी जीवन में नैतिक दुविधा और उसका समाधान। व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन के साथ साथ निजी जीवन में भी नैतिक दुविधा का सामना करना पड़े, यह स्वाभाविक है। यह नैतिक दुविधा विभिन्न रूपों में हो सकती है, जैसे व्यक्तिगत हित बनाम पारिवारिक दायित्व, स्वयं का हित बनाम नैतिकता का पक्ष, परिवार और निकटतम मित्रों के मध्य संबंधों में दूरियां बढ़ जाएं, तो किसका पक्ष लें, अर्थात प्राथमिकता प्रदान करें। उल्लेखनीय है कि व्यक्ति के निजी जीवन का उसके सार्वजनिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। अतः आवश्यकता है कि इन नैतिक दुविधाओं का समाधान प्रभावी तरीके से किया जाए, जिससे व्यक्ति का निजी और सार्वजनिक जीवन का संचालन सुगमतापूर्वक चल सके। अब यह सवाल उठता है कि इन नैतिक दुविधाओं का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति के निजी जीवन में दुविधाएं आती रहती हैं, किंतु सभी दुविधाएं नैतिक दुविधाएं नहीं होती हैं। नैतिक दुविधा एक जटिल स्थिति होती है जिसमें निर्णय लेना अत्यधिक कठिन होता है। नैतिक दुविधाओं का समाधान निजी जीवन में निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है। व्यक्ति के नैतिक मूल्य स्पष्ट सोपान क्रम में होने चाहिए। मूल्य सोपान क्रम में निर्धारित होने पर व्यक्ति को यह पता रहता है कि दो मूल्यों के मध्य अंतर्द्वंद में किस मूल्य को प्राथमिकता प्रदान करनी है। जैसे किसी व्यक्ति को समयबद्धता और करुणा जैसे मूल्यों में द्वंद्व होने पर करुणा मूल्य को वरीयता प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि करुणा सभी नैतिकताओं का मूल आधार है। करुणा से संसार में परोपकारिता को बढ़ावा मिलता है। व्यक्ति को सामान्यतः व्यापक हितों को तरजीह देना चाहिए, जैसे व्यक्तिगत हित के ऊपर सार्वजनिक हित को वरीयता प्रदान करनी चाहिए। व्यापक हितों में लगभग सभी व्यक्तियों के हित सुनिश्चित किए जा सकते हैं। उपयोगितावादी विचारधारा के अनुसार अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को वरीयता प्रदान करनी चाहिए। तो वहीं गांधी जी का सर्वोदय सिद्धांत भी समाज के सभी व्यक्तियों के हितों की बात करता है। नैतिक दुविधाओं के समाधान के क्रम में लागत लाभ गणना का विश्लेषण अवश्य करना चाहिए। नैतिक दुविधाओं के समाधान के क्रम में लागत लाभ गणना का विश्लेषण अवश्य करना चाहिए। इस गणना में आर्थिक पक्ष के साथ साथ सामाजिक, व्यक्तिगत और भावनात्मक जैसे पक्षों को भी सम्मिलित करना चाहिए। उपर्युक्त पक्षों के विश्लेषण के पश्चात हम ज़्यादा उचित व नैतिक निर्णय ले सकते हैं।
इसके अतिरिक्त नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में परिवार, मित्र, शिक्षक, विशेषज्ञ इत्यादि से विचार विमर्श करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। अंत में उपर्युक्त विकल्पों की अनुपस्थिति में अंतरात्मा का भी उपयोग करा जा सकता है या किया जाना चाहिए। नैतिक चिंताएं, इसको हम देखेंगे। एथिकल कंसर्न, नैतिक चिंताएं क्या हैं? नैतिक चिंताओं में शासन या राजनीति में कैसी नैतिक चिंताएं होती हैं, प्रशासन में कैसी होती हैं, निजी संस्थाओं में कैसी होती हैं, और उन सभी नैतिक चिंताओं के क्या समाधान हो सकते हैं। कोई ऐसा कार्य या स्थिति जिसमें किसी नैतिक पक्ष का उल्लंघन हुआ हो या होने की संभावना हो, बेशक अभी तक कर्ता के मन में नैतिक दुविधा उत्पन्न न हुई हो, या वह स्थिति उस कर्मचारी या संगठन के लिए कुछ अन्य लाभ ही क्यों न पैदा करती हो, नैतिक चिंता कहलाती है। वे सभी परिस्थितियां जहां नैतिक विचलन की संभावना ज़्यादा हो, नैतिक चिंता के क्षेत्र में अंतर्गत शामिल होती हैं। विभिन्न स्तरों पर प्रमुख चिंताएं निम्नलिखित हैं: शासन तथा राजनीति के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर और निजी उद्यमों के स्तर पर। शासन या राजनीति में इन गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स, सरकार कहीं कोई ऐसा कदम तो नहीं उठा रही जो संविधान की भावना के विरुद्ध हो, जैसे धर्मनिरपेक्षता या मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कदम। सरकार की कोई नीति या कार्रवाई वितरण मूलक न्याय की प्रक्रिया में कोई बाधा तो उत्पन्न नहीं कर रही। बाजार या बड़े आर्थिक निगम सरकार की नीतियों को अपने लाभ के लिए प्रभावित करने में सफल ना हो जाएं, जैसे वेदांता, पॉस्को, रिलायंस इत्यादि। कहीं सरकार जनता पर आवश्यकता से अधिक नियंत्रण तो नहीं लगा रही है। सरकार को व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सिर्फ उतना नियंत्रण लगाने का नैतिक हक है जिसके बिना शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्था नहीं चल सकती। सरकार या संसद, पार्लियामेंट, किसी ऐसी नीति के पक्ष में तो नहीं है जो सामान्य हित के अनुरूप ना होकर केवल उनके अपने समूह के पक्ष में हो तथा समाज के विरुद्ध हो। सरकार के तीनों अंगों में संतुलन बना रहे। कहीं विधायिका और न्यायपालिका की निम्नतर स्थिति होने के कारण कार्यपालिका द्वारा सर्वसत्तावादी राज्य अर्थात तानाशाही शासन की स्थापना न हो जाए। प्रशासन में इन एडमिनिस्ट्रेशन क्या नैतिक कंसर्न है, एथिकल कंसर्न है? धोखाधड़ी या फ्रॉड, यह एक ऐसा कृत्य है जिसमें कोई व्यक्ति जानबूझकर दूसरों से झूठ बोलकर या सच छुपाकर धन या कोई अन्य लाभ अर्जित करने का प्रयास करता है, जैसे नकली एलटीसी दावे, नकली टीए या डीए बिल, सरकारी संपत्ति की चोरी या दुरुपयोग, जैसे कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला आदि, कोलगेट घोटाला, सरकारी संपत्ति का व्यक्तिगत हित में उपयोग, रिश्वत, अगर कोई व्यक्ति किसी आधिकारिक कार्य को करने या ना करने के एवज में नकद या किसी अन्य लाभ को स्वीकार करता है तो वह रिश्वत है। वह कार्य को इस प्रकार करता या रोकता है जिससे रिश्वत देने वाले व्यक्ति को कोई ऐसा लाभ हो जिसके लिए या तो वह अपात्र था और अगर पात्र था तो भी यह निश्चित नहीं है था कि वह लाभ मिलेगा ही। सदन में किसी प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में मतदान करने के लिए, टेंडर जारी करने आदि जैसे कामों को करने के लिए रिश्वत दी जाती है। वहीं कुछ काम कहीं करने के लिए रिश्वत दी जाती है, जैसे एफआईआर नहीं करने के लिए। वहीं कुछ काम नहीं करने के लिए रिश्वत दी जाती है, जैसे कोई पुलिस वाला एफआईआर ना दर्ज करने के लिए पैसे ले रहा हो, या कोई व्यक्ति पैसे दे रहा हो एफआईआर ना दर्ज करने के लिए उसके खिलाफ, मीडिया में खबर प्रकाशित नहीं करने के लिए, जांच नहीं करने के लिए, छापा नहीं मारने के लिए इत्यादि। ऊंचे संपर्कों का फ़ायदा उठाना, इन्फ्लुएंस पैडलिंग भी रिश्वत का ही एक प्रकार है, जिसमें कोई व्यक्ति किसी क्षमता को बेचता है कि वह अपने संपर्कों के आधार पर सरकार की नीति या किसी कार्रवाई पर प्रभाव डाल सकता है। रिश्वत में आमतौर पर रिश्वत देने वाला किसी कर्मचारी के पास प्रस्ताव लेकर जाता है, जबकि इन्फ्लुएंस पैडलिंग में कर्मचारी संभावित ग्राहक यानी क्लाइंट से संपर्क करता है। यह क्रोनी कैपिटलिज्म, क्रोनी पूंजीवाद से गहराई से जुड़ा हुआ है। गोपनीय जानकारियों को लीक करना, हितों का संघर्ष, सार्वजनिक हित व कर्मचारी के व्यक्तिगत हित में
अंतर्विरोध हो सकता है। इसलिए सरकारी कर्मचारी को ऐसे सभी मामलों में स्वयं यह घोषणा करनी होती है कि इस मामले में मेरा व्यक्तिगत हित जुड़ा है, इसलिए यह मुझे न सौंपा जाए। परिवर्ती नियोजन के लिए दुराचार या दुराचरण करना। यदि कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त होने वाला है या किन्हीं कारणों से पहले ही नौकरी छोड़ना चाहता हो तो कुछ निजी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचा सकता है जो बाद में उसे नौकरी दें। इससे बचने के लिए सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड होने वाले नौकरशाहों पर सेवानिवृत्ति के बाद नियत समय के लिए 2 या 3 वर्ष निजी कंपनी में नौकरी करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जिससे इससे कर्मचारी को मिलने वाले तत्काल लाभ पर रोक लगेगी और उसके पास की कुछ गोपनीय जानकारियां इतने समय में अनुपयोगी हो जाएंगी। प्रशासनिक विवेकाधिकार का गलत उपयोग करना अर्थात निजी हित में उपयोग करना। तो शासन प्रशासन में देख सकते हैं भ्रष्टाचार हो सकता है, हितों का संघर्ष हो सकता है, गोपनीय जानकारी को लीक किया जा सकता है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को लीक किया जा सकता है, ऊंचे संपर्कों का फ़ायदा निकाला जा सकता है। जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, हाई लेवल कॉन्टैक्ट्स हैं, उनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। संविधान की भावना के विरुद्ध कार्य कर सकते हैं। ये शासन प्रशासन की नैतिक चिंताएं हैं। निजी संस्थाओं में यौन उत्पीड़न हो सकता है किसी औरत का या किसी आदमी का। बाल श्रम, ये ऐसी व्यवस्थाएं देखी जा सकती हैं जैसे होटल्स होते हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चे कभी कभार बर्तन मांजते हैं या कुछ खाना भी बनाते हैं। कॉरपोरेट घराने, सरकार पर नीति बदलने के लिए दबाव डालना। बेहतर कार्य संस्कृति का भाव, अपने उत्पाद के बारे में गलत या भ्रामक जानकारियाँ देना। निजी संस्थाओं में इन प्राइवेट एंटरप्राइजेस, संगठित क्षेत्र में नैतिक चिंताएं, सरकार पर नीति बदलने के लिए दबाव डालना। राजनीतिक संपर्कों की मदद से बड़े मामलों में धोखाधड़ी करना। बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों द्वारा सरकार पर नीति बदलने के लिए दबाव डालना। राजनीतिक संपर्कों की मदद से बड़े मामलों में धोखाधड़ी करना। पारदर्शिता का अभाव, ट्रांसपेरेंसी कम होना। अधिकतम लाभ प्राप्ति के क्रम में ग्राहकों के हितों का ध्यान न रखना। इसके अतिरिक्त शासन व राजनीति के स्तर की लगभग सभी नैतिक चिंताएं कुछ भिन्न रूप में संगठित क्षेत्र में भी पाई जाती हैं। असंगठित क्षेत्रों में नैतिक चिंताएं बड़े स्तर पर यौन उत्पीड़न, बाल श्रम, नौकरी की सुरक्षा का अभाव, वेतन के अतिरिक्त अन्य सुविधाएं नहीं होना, कर्मचारियों को काम करने के लिए उपयुक्त कार्य स्थितियां न मिलना जैसे कम प्रकाश, सीलन, बदबू में काम करने की मजबूरी, किसी कर्मचारी द्वारा निजी कंपनी में कुछ समय तक काम करना और उसके सारे संपर्कों को हासिल करने के बाद एक नई कंपनी शुरू कर देना और पुरानी कंपनी के ग्राहकों को अपने साथ जोड़ लेना। अपनी कंपनी उत्पाद के बारे में नागरिकों को गलत या भ्रामक सूचनाएं देना। विज्ञापन के माध्यम से कर की चोरी करना। संगठित क्षेत्र में इसे रोकने के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड जैसी व्यवस्था की जा सकती है, परंतु असंगठित क्षेत्र में इसे रोकना अव्यावहारिक है। नैतिक चिंताओं के समाधान, सॉल्यूशन ऑफ एथिकल कंसर्न। नियुक्ति के समय नैतिक मूल्यों की परीक्षा मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के माध्यम से होनी चाहिए। ट्रेनिंग या प्रशिक्षण में सिविल सेवा के मूल्यों पर अधिक बल दिया जाए, जैसे गाँव से संपर्क, वंचित वर्गों से संपर्क, बेहतर प्रशासनिक कार्य संस्कृति के लिए प्रशिक्षण आदि। नैतिक संहिता और आचरण संहिता सही तरीके से बनाई जाए और उनका पालन गंभीरता से हो। भ्रष्टाचार को फौजदारी अपराध घोषित किया जाए। आर्थिक नुकसान की भरपाई करना जरूरी हो, साथ ही समुचित दंड, जेल इत्यादि भी होनी चाहिए। कर्मचारियों के नैतिक स्तर से संबंधित नियमित मूल्यांकन व रिपोर्टिंग की व्यवस्था हो, जो उनकी पदोन्नति आदि का मुख्य आधार बने। स्थायी समाधान एक ही है, समुचित कार्य संस्कृति, एप्रोप्रिएट वर्क कल्चर का विकास। किसी कंपनी संगठन में कानूनों का क्रियान्वयन प्रभावी तरीके से होना चाहिए, जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन, यौन हिंसा से बचाव के लिए विशाखा गाइडलाइंस का पालन और इसके लिए आंतरिक शिकायत कमेटी का गठन करना इत्यादि। संगठन अथवा कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों को कानून की जानकारी व कानूनों के संबंध में जागरूक करने का प्रयास करना चाहिए। मानव संसाधन विकास पर बल देना और कर्मचारियों की कार्यकुशलता व गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नियमित सेमिनार का आयोजन करना। प्रशासन में जवाबदेहिता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के प्रयास करना चाहिए।
जिसमें तकनीकी का प्रयोग, मीडिया और नागरिक समूह की भूमिका हो सकती है। धन्यवाद।